Afternoon everyone. I hope you all are doing well. In today's video I am going to discuss about the new concept of BSc Honors related students, that is fluxional organometallic compounds. पिछली वीडियो में हमने क्या क्या रिएक्शन डिस्कस की थी। एक हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन किया था, एक हमने इंसर्शन रिएक्शन किया था। ये टोटली डिफरेंट टॉपिक है, फ्लक्शनल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सबसे पहले क्या है, स्टीरियोकेमिकली एक वर्ड हमारे पास बार बार रिपीट होगा, दैट इज स्टीरियोकेमिकली रिजिड और स्टीरियोकेमिकली नॉन रिजिड कंपाउंड्स। तो स्टीरियोकेमिकली रिजिड कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड हैं? ऐसी कन्फर्मेशंस जो विद रिस्पेक्ट टू एनी टेम्परेचर, चाहे आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, चाहे कोई भी फिजिकल फैक्टर चेंज कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू दैट वो चेंज नहीं होगा। जैसे आपने कोई मॉलिक्यूल लिख दिया, सपोज मैं फॉर एग्जांपल आपने CH4 का मॉलिक्यूल ले लिया, अब आप थ्रू आउट इस पर टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो, सारी कंडीशन दे रहे हो, इसके जो भी सिग्नल्स आएंगे वो एज सच रहेंगे। दीज मॉलिक्यूल्स आर स्टीरियोकेमिकली रिजिड। पर स्टीरियोकेमिकली नॉन रिजिड कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनका होमो और लूमो का गैप क्या है, बहुत कम। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लूमो का मतलब है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि अगर आप कुछ भी फैक्टर चेंज करते हो, कोई भी एनर्जी अप्लाई कर रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो इसका मतलब हमारी जो कन्फर्मेशन है वो चेंज हो जाती हैं अगर हमारा मॉलिक्यूल क्या है, स्टीरियोकेमिकली नॉन रिजिड। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी कन्फर्मेशन या जिनका होमोलूमो गैप बहुत कम होता है, वो कम्प्लेक्सेस शो करते हैं फ्लक्शनैलिटी, यानी कि जिनकी कन्फिग्रेशन या हेप्टासिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी फैक्टर चेंज करती रहती है। जैसे हमने फ्लक्शनल मॉलिक्यूल्स किए थे, मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक्स की जब कंपाउंड डिस्कस किए थे तो उस टाइम मैंने इसकी इंट्रोडक्शन में आपको फ्लक्शनल मॉलिक्यूल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। ऐसे मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो अपनी हेप्टासिटी क्या करते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। क्लियर? ये तो एक डेफिनेशन हो गया। तो आपने क्या माइंड में रखना है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका होमो और लूमो का गैप बहुत कम होता है वो मॉलिक्यूल होते हैं स्टीरियोकेमिकली नॉन रिजिड। तो ऐसे मॉलिक्यूल शो करते हैं फ्लक्शनैलिटी। तो यहाँ पर यही बात इस पैराग्राफ में डिस्कस है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल डिफरेंट एस्पेक्ट पे हम डिफरेंट नेम असाइन कर देते हैं। बेसिकली फिनोमिना कौन सा फॉलो हो रहा है, फ्लक्शनैलिटी का। जैसे कीटो इनोल टोटोमेरिज्म पढ़ा था, तो उसमें क्या था, कीटो फॉर्म विद द पैसेज ऑफ एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर टेंडेंसी रखती है कि वो इनोल फॉर्म में चेंज हो जाए। यानी कि ये दो फॉर्म्स आप एक दूसरे के लिए क्या हैं, स्टीरियोकेमिकली नॉन रिजिड, यानी कि ये इसमें इंटर कन्वर्टेबल है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकती है। तो इस फिनोमिना को हमने अलग से नाम दे दिया था टोटोमेरिज्म। और यहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल फिनोल ग्रुप का जो हाइड्रोजन था वो इस कार्बन पे माइग्रेट हो जाता है, तो कीटो फॉर्म मिल जाती है। तो इस तरह से डिफरेंट फिनोमिना के लिए डिफरेंट नेम्स असाइन होंगे। तो बेसिकली हमारे पास चल क्या रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका होमोलूमो का गैप बहुत कम होगा वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, स्टीरियोकेमिकली नॉन रिजिड। क्लियर? On the other hand, the cases of two or more nuclear configurations are chemically equivalent. This type of stereochemically non-rigidity is called fluxionality. तो वो stereochemically non-rigidity को हम बोलेंगे fluxionality। और ऐसे molecules, ये तो फिनोमिना हो गया, ऐसे molecule जो शो कर रहे हैं fluxionality, उन molecules को हम क्या बोलेंगे, fluxional molecules। और second definition क्या है, these molecules have small homolumo gap, hence one configuration can be easily transformed into another configuration with low energy barrier to rotation। तो यहाँ पर देखो, अगर आपके पास स्टीरियोकेमिकल रिजिड मॉलिक्यूल होगा तो उसका होमोलूमो का गैप बहुत ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर होमोलूमो का गैप बहुत कम है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, जिस वजह से कन्फिग्रेशंस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। Thus, if two or more nuclear configuration of molecule are chemically equivalent, the stereochemically non-rigidity of molecule is fluxionality। तो हमारे पास सबसे पहले फिनोमिना, जो फिनोमिना नहीं कह सकते, एग्जाम्पल्स कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि स्क्वायर बायपिरामिडल की जो स्ट्रक्चर है, स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स है, वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल में इंटर कन्वर्ट होता रहता है निकल साइनाइड 5 के केस में, या FeCO5 के केस में। हमारे पास जो दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, एक स्क्वायर पिरामिडल और एक ट्राइगोनल बायपिरामिडल। हाउ वी जज इट, क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल में क्या होगा
कि हमारे जो सारे बॉन्ड्स होंगे वो सेम, हमारे पास जो सेम सिग्नल शो करते हैं पांचों के पांचों कार्बन का साइनाइड ग्रुप। लेकिन यहाँ पर जब ट्राइगोनल बायपिरामिडल में बात करेंगे तो एक्सियल बॉन्ड ज़्यादा एलोंगेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू इक्वेटोरियल। तो हमारे पास 2 साइनाइड के लिए अलग सिग्नल होना चाहिए और 3 साइनाइड के लिए अलग सिग्नल होना चाहिए। लेकिन इस फ्लक्शनैलिटी के फिनोमिना की वजह से जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं दे आर नॉट केपेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 कन्फर्मेशन। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट कन्फर्मेशन क्या आती है, पांचों साइनाइड का सिग्नल क्या होता है, सेम होता है बिल्कुल। तो चाहे वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल में हो रहे हों, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पर टेंडेंसी रखते हैं कि वो कन्वर्ट हो सकते हैं स्क्वायर पिरामिडल में। तो हमारे पास पांचों का सिग्नल एक ही रह जाता है, जिस वजह से हमें ये फिनोमिना स्टडी करना कंपलसरी हो गया। नेक्स्ट हमने जो नेक्स्ट फ्लक्शनैलिटी का जो हमने फिनोमिना स्टडी किया था दैट इज़ एटॉमिक इन्वर्जन। एटॉमिक इन्वर्जन में भी हमारे पास बेसिकली यही हो रहा है। एटॉमिक इन्वर्जन में हमारे पास मॉलिक्यूल के पास पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ज़्यादातर अमोनिया शो करता है ये फिनोमिना। तो अमोनिया के जो लोन पेयर हैं वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जिस वजह से जब आप रूम टेम्परेचर पे ही, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, ये लोन पेयर बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है और नाइट्रोजन का एटम क्या है, बहुत स्मॉल है, जिस वजह से यहाँ पर रूम टेम्परेचर में क्या हो जाता है, हमारा जो अम्ब्रेला है, जैसे हाई विंड में अम्ब्रेला इन्वर्ट कर जाता है ना, वैसे ये मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पे इन्वर्ट कर जाता है। इस वजह से ये भी हमारे पास एक फ्लक्शनैलिटी का फिनोमिना है, लेकिन यहाँ पर इसका नाम क्या दे रहे हैं हम, एटॉमिक इन्वर्जन। क्लियर। तो अगेन PCl5 का जो मॉलिक्यूल है, PCl5 का मॉलिक्यूल भी ऐसे ही है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल से साइमल्टेनियसली बार बार एक्सियल और इक्वेटोरियल के क्लोरीन्स के चेंज होने की वजह से ये आपके पास फ्लक्शनैलिटी शो करता है और पांचों क्लोरीन का सिग्नल हमें एक जैसा अपीयर होता है। तो इस फिनोमिना का अलग से नेम है बेरी-सूडो रोटेशन। ठीक। तो बेसिकली हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम फ्लक्शनैलिटी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हर सिचुएशन में उसका नेम अलग है। तो यहाँ पर ये अमोनिया का केस है, यहाँ पर उसे शायद एटॉमिक इन्वर्जन बोला जाएगा, लेकिन फिनोमिना वही हो रहा है, एक फॉर्म दूसरे में रेडली कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए हमें 100% रिटेंडेड प्रोडक्ट नहीं मिलता, थोड़ी सी क्वांटिटी इन्वर्टेड की मिल जाती है, इसलिए ये फिनोमिना भी हमारे पास ये वाला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जो हम डिटेक्शन करते हैं, इसके लिए सिलेबस में आपके बेसिकली सिर्फ फ्लक्शनैलिटी, एल्कीन, अलाइल ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की है, वो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ी सी थ्योरी अगर मेंशन करनी हो, जब भी आपके पास स्टीरियोकेमिकली नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हम उन्हें किसी स्पेक्ट्रा के थ्रू, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू स्टडी करते हैं, तो ज़्यादातर हम NMR के थ्रू फाइंड आउट करते हैं हमारा सिग्नल्स। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्या है, विद इन जो टाइम स्केल पर NMR काम कर रहा है उससे भी पहले ये फिनोमिना अक्कर कर जाता है, जिस वजह से टाइम्स हमारे इंस्ट्रूमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है और हम अपने जो एक्यूरेट जो हमारे पास सिग्नल्स आने चाहिए वो रूम टेम्परेचर पे जज नहीं कर पाते। तो एक तो कंडीशन, दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर दो, जो शायद हमारे पास अभी पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड वे है कि आप अपने मॉलिक्यूल के मोशन को कंट्रोल कर दो। तो ये हम कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर रिड्यूस कर दें, यानी कि हम किसकी तरफ मूव करना शुरू कर दें, टेम्परेचर कोल्ड, मतलब अपने बॉन्ड्स का। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सीज़र में ऐसे ऐसे फास्ट मोशन है, अगर मुझे एक तो तरीका है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट इतना कैपेबल हो कि ये सीज़र ऐसे रोटेट कर रही है, वो जज करके मुझे सिग्नल दे दे। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं अपने सीज़र के इस मोशन को ही रोक दूँ, यानी कि सीज़ करना शुरू कर दूँ, तो अगर ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा टाइम लेने लग जाएंगे रोटेट करने में, तो मेरे NMR में कैपेबिलिटी है कि वो जज कर पाए। तो हम सेकंड मेथड ज़्यादा अप्लाई करते हैं कि हम अब टेम्परेचर को रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ये आपको बेसिकली ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि स्मॉलर द टाइम स्केल फास्टर विल बी द प्रोसेस। जितना टाइम स्केल आपके पास कम हो रहा है, वो इसका मतलब वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्टली अक्कर कर रहा है और हमारे पास इंटर कन्वर्जन हो रही है, लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन को सूटेबल रिजिडिटी को स्टडी करना है, नॉन रिजिडिटी को, तो हम क्या करते हैं, उस टेम्परेचर को क्या करना शुरू कर देते हैं, लो करना शुरू करते हैं, सो दैट कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट का टाइम स्केल है उसमें हमारे मॉलिक्यूल्स की जो फ्लक्शनैलिटी के जो फिनोमिना है वो फॉल करना शुरू कर दे।
तो हमारे पास जो सिलेबस में हमारे पास फंक्शनैलिटी के मॉलिक्यूल्स हैं वो ये हैं। फ्लक्शनैलिटी इन द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्सेस, सबसे पहले जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड नेम इसका क्या है, बेरी-सूडो रोटेशन, यहाँ पर दिया हुआ है। बेरी ने डिस्कवर किया था, आर.एस. बेरी ने, तो उसी के नाम पर ये फिनोमिना हमारे पास जो फ्लक्शनैलिटी का बेरी-सूडो रोटेशन बन गया। तो इसके लिए हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री का होना चाहिए। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री की वजह से यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो कौन सी बनती है, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक, स्क्वायर पिरामिडल में क्या होगा, ये हमारे पास जो ये बॉन्ड है ये इसके करीब आना शुरू हो जाएगा और ये इसके करीब। उसके बाद क्या होगा, ये B4 एक्सियल पोजीशन पे चला जाएगा, B2 आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा। यानी कि ये अगर ये मोशन स्टैटिक होता, यानी कि ये मॉलिक्यूल स्टैटिक होता, तो हमारे पास जो B2 और B1 के कॉरेस्पॉन्ड सिग्नल आना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास ये मोशन स्टैटिक होता तो यहाँ पर सिचुएशन क्या होना था, B1 और B2 के कॉरेस्पॉन्ड एक सिग्नल हो जाना था, क्योंकि इनका नेचर एक्सियल बॉन्ड है, और हमारे पास B3, B4, B5 के लिए एक सिग्नल था। लेकिन ड्यू टू दिस फिनोमिना एज अ रिजल्ट ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टू स्क्वायर पिरामिडल, देन अगेन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरकन्वर्जन, द एक्सियल एंड द इक्वेटोरियल वर्टिसेस ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आर इंटरचेंज सो रैपिडली दैट ऑल द 5 कार्बोनिल ग्रुप्स, या निकल साइनाइड 5 के कॉम्प्लेक्स को ले लो आप, उनके लिए हमारे पास पांचों कार्बोनिल्स के लिए एक ही सिग्नल आ गया, दे बिकम इक्विवेलेंट। सो दिस इज वाई FeCO5 exhibit only one signal in carbon 13 NMR स्पेक्ट्रा। तो इस फिनोमिना के लिए हमारे पास जो रेशियो आनी चाहिए थी 3:2, क्योंकि 3 एक तरह के थे, 2 एक तरह के थे, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड सिग्नल होना चाहिए था ट्रिपलेट का, लेकिन पांचों कार्बोनिल्स के लिए हमारे पास एक ही पीक आ गई, वो भी इंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्लक्शनैलिटी। आपने ईटा-3 अलाइल सिस्टम की स्टडी करनी है। सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को कैसे ऑब्जर्व करना है कि आपके पास जो कार्बन 1, 2, 3 और HC है, ये सारे जो आपके पास एटम्स हैं वो क्या है, एक प्लेन में हैं, और जो आपके पास बाकी के रिमेनिंग हाइड्रोजन्स बचे हैं HA और HS, तो ये आपके HA वाले का मतलब है उस प्लेन के पीछे, वी कॉल इट एज एंटी, और HS का मतलब है उस प्लेन से आगे, वी कॉल इट एज सिन। तो हमारे पास 1 HC है जो कि प्लेन पे ही है, कार्बन 2 के ऊपर प्रेजेंट है। HS का मतलब है सिन, वो कार्बन 1 और 3 पे प्रेजेंट है और फ्रंट साइड पे है। सपोज करो कि जहाँ पर ये हमारे पास डॉटेड प्लेन है, आप उसके सामने खड़े हो, तो आपको ये 2 हाइड्रोजन अपने सामने दिखेंगे और 2 जो एंटी पीछे हैं वो आपको उस प्लेन के पीछे अपीयर होंगे। तो उसी वे में उन्होंने किया है, अवे फ्रॉम द मेटल एटम। तो आपके मेटल एटम सपोज आपका ऑब्जर्वर की तरह हो गया। मेटल एटम को क्या अपीयर होगा कि ये जो 2 हाइड्रोजन्स हैं ये मेरे सामने खड़े हैं, और ये जो हाइड्रोजन्स हैं मेरे पीछे, और HC मेरा प्लेन में है। क्लियर। तो एक्सपेक्टेड सिग्नल क्या होने चाहिए थे कि नेचर अलग हो गया, 2:2:1, 2 एक तरह के हैं, 2 एक तरह के हैं और एक तरह का है। लेकिन हमारा जो NMR है वो 4:1 का सिग्नल दिखा रहा है, यानी कि वो NMR की कैपेबिलिटी है कि वो HC को अलग से दिखा पा रहा है, लेकिन ये HA और HS ऐसे बार बार ऐसे रोटेट कर रहे हैं। क्लियर। तो इस वजह से यहाँ पर फ्लक्शनैलिटी का फिनोमिना अक्कर करने की वजह से हमारे पास रूम टेम्परेचर पर सिग्नल क्या रहेंगे, 4:1 रादर देन 2:2:1। तो इन ऑर्डर टू अचीव 4:1 सिग्नल की जगह रूम टेम्परेचर में हमने अगर 2:2:1 का सिग्नल ऑब्टेन करना है, क्योंकि हमने बाय नेचर की अगर हम इन्वायरमेंट स्टडी कर लेते हैं कि इस प्रोटॉन का इन्वायरमेंट अलग है, इन प्रोटॉन्स का इन्वायरमेंट अलग है, तो सिग्नल यही होने चाहिए थे। तो इन सिग्नल्स को अचीव करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप अपने NMR की क्वालिटी रेज करो, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप अपना टेम्परेचर रिड्यूस करना शुरू कर दो। तो यही कर रहे हैं, टेम्परेचर रिड्यूस करना शुरू कर दिया तो हमारे पास सिग्नल धीरे धीरे 2:2:1 में आ जाएंगे। क्लियर। तो इसके लिए हम आगे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो डबलेट वगैरह जो हमारे पास ऑब्जर्व होना चाहिए था, वो सिंगलेट और डबलेट का केस आप कैसे करोगे, HA के विसिनिटी में HC है, ठीक, तो एक ज़्यादा यानी कि डबलेट, HS की विसिनिटी में भी डबलेट क्योंकि HC ही है उसके पास भी, और HC का मल्टीप्लेट क्यों,
क्योंकि HA की वजह से सिग्नल और HS की वजह से सिग्नल, तो मल्टीप्लेट दो ये प्रोटॉन्स थे, 2 का सिग्नल Hc पर 3 ट्रिपलेट, इसका भी ट्रिपलेट। तो अगर आपके पास 5 से ज़्यादा का रेस कर जाता है तो आप उसे मल्टीप्लेट मेंशन करते हो। तो यहाँ पर अगेन यही मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड सिग्नल थे 2:2:1 होने चाहिए थे, लेकिन रूम टेम्परेचर पर हमारे पास जो सिग्नल है वो इस रेशियो पे मिल रहे हैं, यानी कि जो हमारा NMR है वो HA और HS को एक जैसा देख रहा है, उसे फ़र्क नहीं समझ आ रहा कि कौन प्लेन के आगे है कौन प्लेन के पीछे है। तो इस वजह से हमने क्या किया, ये डायनेमिक NMR की एग्जांपल है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब हमने बॉन्ड्स को स्टडी किया कि कैसे उसमें फ्लक्शनैलिटी हो रही होगी, तो यहाँ पर हमारे पास मेटल सबसे पहले ईटा-3, यानी कि मैंने बताया था कि जितने कार्बन एटम्स होते हैं वही हमारी हेप्टासिटी होती है। तो हमारे पास ईटा-3 का सिस्टम है, लेकिन ईटा-3 साइमल्टेनियसली 1 से अटैच हो रहा है। जब आपका मेटल कितने कार्बन एटम से अटैच है वही उसकी हेप्टासिटी है। तो यहाँ पर ईटा-3 किस में चेंज हो रहा है, 1 में। तो इधर वो A और B वाले कार्बन के पास चला जाएगा या C और D वाले के। तो यहाँ पर वो A और B के पास चला गया, तो ईटा-1 हेप्टासिटी हो गई और डबल बॉन्ड हमारा इस वे में शिफ्ट हो गया। अभी आपके पास क्या होगा, रोटेशन होगा। रोटेशन कैसे होगा, ये वाले जो नीचे की तरफ अपीयर हो रहे हैं ये आपको ऐसे रोटेट कर दें, तो E आपका नीचे आ गया और C और D वाला बॉन्ड ऊपर चला गया। तो अभी फिर से फ्लक्शनैलिटी उसी सिचुएशन में वापस से आएगी और यहाँ पर आपके पास सिचुएशन फिर से ईटा-3 हुई। ईटा-3 के बाद अगेन आपके पास जो रीअरेंजमेंट के थ्रू आपके पास हमने क्या ऑब्जर्व किया कि आपके पास C और D अब आगे की तरफ हो गए और A और B पीछे की तरफ चले गए। क्लियर। तो इसी तरह से बार बार इंटरचेंज ईटा-3 से ईटा-1 देन ईटा-3, इस फ्लक्शनैलिटी की वजह से वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन द सिग्नल 2:2:1 rather than we obtain at the signal at the room temperature that is 4:1। तो यही इसने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप इसे कंट्रोल कर पाओ, यानी कि कंट्रोल करने का एक तरीका है कि आप टेम्परेचर रिड्यूस कर दोगे तो आपके पास यही सिग्नल अपीयर हो जाएंगे। लास्ट फ्लक्शनैलिटी मॉलिक्यूल में जो ऑब्जर्व हो रही है वो है फ्लक्शनैलिटी इन द साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस। साइक्लोपेंटाडाइनाइल में सबसे पहले साइक्लोपेंटाडाइनाइल को ध्यान से देखो, ये वाला जो आपका मेटल यहाँ पे अटैच हुआ है तो उसे ये अलग से प्रोटॉन दिखेगा। फिर उसके बाद जो ये HA और HA हैं, ये 2 हाइड्रोजन्स अलग नेचर के आएंगे क्योंकि ये मेटल के थोड़ा सा पास हैं, और H भी थोड़ा सा अवे हैं तो उसका जो इन्वायरमेंट है वो अलग होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो सिग्नल थे वो कैसे होने चाहिए थे, HC के इन 2 की वजह से क्या आना चाहिए था, ट्रिपलेट। HB पर क्या आना चाहिए था, इन दोनों की वजह से ट्रिपलेट। ठीक, लेकिन HA में इसकी भी विसिनिटी और इसकी भी, तो यहाँ पर आना चाहिए था क्वार्टेट। तो यही सिग्नल्स आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर भी हमें सिग्नल उस रेशियो में अपीयर नहीं हुए। यहाँ पर हमारे पास 2 शिफ्ट की वजह से या तो 1-2 शिफ्ट हो रही है या 1-3। तो 1-2 शिफ्ट कैसे होगा, जैसे आपने 1 नंबर कार्बन पर अटैच किया, ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, मेटल हमारा यहाँ शिफ्ट कर गया 2 पे। अब फिर फास्टली हो रहा है ये फिनोमिना, इसे हम रिंग विजिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 पे, 3 से सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। 1-3 शिफ्ट में क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो वो 2 की जगह मेटल आपका 3 पे अटैच हुआ, तो सेम सिचुएशन 3 पे 1-3 शिफ्ट हो गई, 3 से 5, 5 से अगेन 1। तो यहाँ पर सच सिस्टम्स और जनरली कॉल्ड रिंग विजर्स। तो बार बार मेटल का ऐसे फ्लक्चुएट करना, इसे हम रिंग विजर्स बोलते हैं। इस मोशन में रिलेटिव मेटल एटम मूव कर रहा है। जब हमने इस कॉम्प्लेक्स पर स्टडी करना शुरू किया तो यहाँ पर हमारे पास टाइटेनियम का केस है। तो यहाँ पर 2 हमारे पास ईटा-1 मोनोहेप्टो मीन्स ईटा-1 हेप्टासिटी के साइक्लोपेंटाडाइनाइल्स हैं, 2 आपके पास पेंटा-5 के हैं, पेंटाहेप्टो के ईटा-5 के हैं। लेकिन जब हमने सिग्नल ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर 10 हाइड्रोजन के लिए एक जैसा सिग्नल होना चाहिए था और 10 के लिए एक जैसा होना चाहिए था। लेकिन जब हमने 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसका NMR स्टडी किया तो ऑल द 20 हाइड्रोजन्स के लिए हमारे पास एक ही ब्रॉड पीक आ गई, यानी कि जो हमारा NMR है उस टाइम स्केल में ये जज ही नहीं कर पाया कि हमारे पास जो 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल्स रिंग हैं वो ईटा-1 की हैं और 2 हमारे पास ईटा-CP की हैं। फिर हमने क्या किया, मोशन एक तो क्वालिटी बढ़ाते, दूसरा था टेम्परेचर रिड्यूस, हमने टेम्परेचर रिड्यूस करना शुरू कर दिया। एट द रेंज ऑफ टेम्परेचर -27 डिग्री सेल्सियस पर जब हम पहुँचे
तो अभी तक हमें सिर्फ उसने NMR ने हमें ये फाइंड आउट करके बताया है कि आपके पास 2 तरह के साइक्लोपेंटाडाइनाइल्स हैं, एक इट्टा 1 के हैं, एक इट्टा 5 के हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि इट्टा 1 में भी फर्दर स्प्लिटिंग कैसी होनी चाहिए थी, 2:2:1 की। अभी तक भी ये वाली जो हमें शार्प पीक्स हैं ये यहाँ पर शो नहीं हुई, तो इसका मतलब हमें -27 से भी फर्दर रिड्यूस करना पड़ेगा, सो दैट वी आर एबल टू फाइंड आउट कि हमारा जो इट्टा 1 है उसमें भी जो हमारे हाइड्रोजन्स हैं वो इस रेशियो में डिवाइड है। तो उसके लिए आपको फर्दर रिड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन फ्लक्शनैलिटी में अभी हमने सिर्फ स्पेक्ट्रा को वहाँ तक शो किया है कि जब हमें सिर्फ यही नहीं पता था कि हमारे पास 2 इट्टा 1 के हैं और 2 इट्टा 5 के हैं, तो यहाँ से हम कहाँ तक आए हैं, अभी इट्टा 1 और इट्टा 5 को सेपरेट किया। तो ये था हमारा फ्लक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट। फ्लक्शनैलिटी में आपके पास यही बात है कि जब आप भी मॉलिक्यूल में फ्लक्शनैलिटी शो होगी तो उसका नेम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो फिनोमिना किसके अंडर पढ़ा जाएगा, फ्लक्शनैलिटी। और ऐसे मॉलिक्यूल जो अब बार बार इस फिनोमिना को शो करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, फ्लक्शनल मॉलिक्यूल्स। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।